कुश्ती के अखाड़े और खेल के मैदान में मर्दों का शर्टलेस होना आम बात है, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर जब यही सीन पहली बार सरेआम हुआ तो ये इतना स्कैंडलस कहलाया कि तब के बड़े स्टार्स ने ये सीन तो क्या, फिल्म ही छोड़ दी। हालांकि उससे पहले भी हिंदी सिनेमा में सेक्स अपील के लिए मेल बॉडी एक्सपोजर किए गए थे, लेकिन इस तरह फ्रंटल मसल्स की नुमाइश किसी ने सोचा भी नहीं था। ऊपर से फिल्म इतनी सोशली बोल्ड और कई टैबू लिए हुए थी कि जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओपी रल्हन ने तब 60 के दशक के जाने माने सितारे सुनील दत्त को ये फिल्म ऑफर की तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को ही स्कैंडलस बताते हुए कहा कि ये फिल्म मेरी इमेज को शूट नहीं करती। लीड किरदार में भी कई खामियां गिनाई और कहा कि आप तो हीरो को विलन बनाने पर तुले हुए हैं। रल्हन को झटका लगा और अब उन्होंने अपनी दूसरी चॉइस राजेंद्र कुमार का रुख किया। राजेंद्र कुमार रिश्ते में उनके साले लगते थे। सोचा कि बाहर वाले नखरे दिखा रहे हैं, चलो अब साले साहब से ही बात करें। लेकिन वहां तो और भी दाल नहीं गली। राजेंद्र कुमार एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देते आ रहे थे और इसी के चलते इंडस्ट्री में उन्हें एक नया नाम मिल गया था, जुबली कुमार। हाल के वर्षों में दिल एक मंदिर, हमराही, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला और आरजू जैसी कई बेहतरीन फिल्में उनके प्रोफाइल में टकी थी। उन्होंने कहानी पढ़ी तो मुंह बिचकाया, मुझसे ना हो पाएगा। राजेंद्र कुमार तब फैमिली रोमांटिक ड्रामे वाले हीरो थे। उन्हें लगा कि ऐसी कहानी और इस किरदार में तो उनकी छवि क्या, पूरा करियर ही चौपट हो जाएगा। बोले कोई और मदद चाहिए तो वो सब मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए कोई और हीरो ढूंढो। उसके बाद भी जब रल्हन को कोई बड़ा एक्टर हाथ नहीं लगा तो उन्होंने सुनील दत्त के बताए उस दौर के उभरते सितारे और पंजाबी गबरू जवान को संपर्क किया, जो वैसे तो दर्जन भर फिल्मों में काम कर चुका था, लेकिन अब भी शायद उसकी पर्सनैलिटी और एक्टिंग कैरेक्टर को सही मुकाम मिलना बाकी था। अनपढ़, बंदनी, हकीकत और ऐसी ही कई और फिल्मों में उनकी छवि एक जेंटलमैन सॉफ्ट हीरो की थी और तब खुद धर्मेंद्र ने नहीं सोचा था कि ओपी रल्हन की ये सब की दुत्कारी ठुकराई फिल्म उन्हें एक मामूली एक्टर से बॉलीवुड का स्मार्टी हीमैन बनाने वाली है। कहा यह भी जाता है कि धर्मेंद्र के लिए इस फिल्म में एकमात्र अट्रैक्शन मीना कुमारी थी, जिनके वो कभी बड़े फैन हुआ करते थे और अब तो दोनों की नजदीकियां भी चर्चा में थी। वैसे मीना कुमारी उस समय करियर के ढलान पर भी इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित हीरोइन और सबसे बड़ा नाम थी। लेकिन इन सब से परे ओपी रल्हन ने एहसान रिजवी के साथ मिलकर एक ऐसी कहानी रची थी जो लीक से हटकर स्टीरियोटाइप हीरो हीरोइनों के उलट साइलेंट किलर प्रेम कहानी थी। यानी फिल्म का नायक शाका एक घर में चोरी के मकसद से घुसता है और वहां सिवाय एक बीमार परित्यक्त विधवा शांति देवी के उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो उसकी देखभाल में लग जाता है। वो उसके घर वालों के जुल्मों सितम से उसे बचाने की कोशिश करता है। कई नाटकीय मोड़ के बाद दोनों के बीच एक अदृश्य प्रेम उपजता है जो सामाजिक रूप से न तो स्वीकार्य था और न ही रोमांटिक तौर पर उतना उन्मुक्त। फिर बदलते घटनाक्रमों के साथ नायक के कैरेक्टर में भी कई बदलाव आते हैं और फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। ऑन पेपर ये कहानी ऐसी थी कि कोई लीड एक्टर तो क्या, बड़ा से बड़ा क्रिटिक्स भी इसे फ्लॉप करार देता। लेकिन फिल्मी पर्दे का अपना ही कैरेक्टर होता है दोस्तों। ज्यादातर वही फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई जिन्हें शुरू में किसी ने भाव न दिया और ऐसा हर नई चीज के साथ होता है। इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ ये जानकर भी आप चौंक जाएंगे। लेकिन इन सबसे परे एक ऐसा हीरो जो देखने में जितना सुंदर था, बॉडी बिल्टअप में उतना ही मर्दाना, और इस एक सीन ने उसके कैरेक्टर में, उसकी छवि में जो उपमा डाली उसे हॉलीवुड में सेक्स अपील कहते हैं। भारत में सौंदर्य और यौन उत्कंठा वाली फिल्मों और किरदारों की पहले भी कमी न थी, लेकिन ये सब स्त्रियोचित सौंदर्य के इर्द गिर्द घूमती थी। मर्द का अंग प्रदर्शन या मेल बॉडी एक्सपोजर का ऐसा सीन भले ही पहले कभी दिखा हो, लेकिन इतना इफेक्टिव कभी नहीं था। इसमें कहानी का भी रोल था। नायक ने शर्ट किसी सेक्स अपील के लिए नहीं बल्कि दया, प्रेम और करुणा के इरादे से उतारी थी। लेकिन फिल्मी इतिहास में ये सीन धर्मेंद्र के बॉडी बिल्टअप और एक्सपोजर के लिए याद किया गया। और अगर इसे डायरेक्टर की कामयाबी कहूं तो इस सीन का कुछ ऐसा ही असर सिनेमा हॉल में दर्शकों पर हुआ। देखते ही देखते धर्मेंद्र का जादू ऐसा चला कि वो करोड़ों दिलों के चहेते बन गए
और यहीं से उनकी उस इमेज को पंख लगे जो आने वाले दिनों में उन्हें इंडस्ट्री का ही मैन बनाने वाली थी। और खुद मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के बारे में कहा था, उसका चेहरा फूल और बदन पत्थर जैसा था। जिस फिल्म को तब के जुबली कुमारों ने छवि खराब होने के डर से ठुकरा दिया था, वो फिल्म उस दौर की एक बड़ी गोल्डन जुबली बनी। यही नहीं, उस साल की टॉप ग्रॉसर लिस्ट पर नजर डालें तो राजेंद्र कुमार की सुपरहिट फिल्म सूरज और सुनील दत्त की मेरा साया अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद कमाई में इस फिल्म से पीछे रह गए। यानी फूल और पत्थर साल 1966 की टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। उसके बाद तो धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही इंडस्ट्री ने उन्हें देखने दिया। लेकिन अब भी उन्हें उसी पुराने स्वीटमैन जेंटल लवर वाले किरदार में लाया जा रहा था, और शायद इसीलिए कि जो फिल्में राजेंद्र कुमार जैसों के लिए फिटेस्ट मानी जा रही थीं, अब धर्मेंद्र भी उन्हें सुपरहिट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सत्यकाम जैसा कालजयी किरदार भी जिया था, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन उनके हीमैन जॉनर के लिए टर्निंग पॉइंट बनकर आया साल 1971, जब राज खोसला निर्देशित मेरा गांव मेरा देश ने डकैत प्रधान फिल्मों की कड़ी में एक अलग ही इतिहास रच दिया। हालांकि यहां से धर्मेंद्र पर भी वही जुमला थोपा गया जो अक्सर अमिताभ के लिए कहा जाता है कि उनकी ज्यादातर बड़ी हिट फिल्में सोलो नहीं बल्कि मल्टी स्टारर थी। साल 1972 में आई जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता की अहमियत उसकी अपनी कामयाबी से ज़्यादा इस बात के लिए है कि उसने धर्मेंद्र के लिए शोले की स्टार कास्ट की जमीन तैयार की थी। वही शोले जिसे बनाने का ख्याल तो मेरा गांव मेरा देश के बाद आया, लेकिन धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार की कास्टिंग सीता और गीता की वजह से सबसे पहले हुई। और दोस्तों, शोले ने जो इतिहास रचा और धर्मेंद्र के पूरे फिल्मी करियर के लिए इस फिल्म ने जो बुलंदी मुहैया कराई, उसके बारे में यहाँ कितनी भी बात करें कम पड़ेंगी, इसलिए फिर कभी। उसके बाद 77 के धर्मवीर से लेकर 87 की हुकूमत तक पर्दे पर इस हीमैन का एक अलग ही जलवा, एक अलग ही हुकूमत थी। एक ही साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तो आज भी कायम है। अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका जो हश्र होगा आज अपनी आंखों से। अपनी जिल्लत तो मुझे बचपन से बर्दाश्त करने की आदत है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती मैं बर्दाश्त न कर सका। मेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती।